वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो प्रीवियस वीडियो में हमने स्टेट फॉरेस्ट सर्विस मेंस एग्जाम 2020 का जो पेपर सॉल्व किया था, कुछ क्वेश्चन बच गए थे तो उनसे हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 तक हो गया था, 29 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम है? तो देखिए, ये क्वेश्चन पेपर जो है 2020 का है। तो उस समय पे नगर निगम की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी थी? 16 थी। लेकिन अगर हम बात करें 2025-26 के आंकड़ों की, तो 2023 में 17वां नगर निगम जो है वो भिंड शामिल किया गया है। तो हमारे पास वर्तमान में टोटल नगर निगम कितने हो जाएंगे? 17। तो नगर निगम की जो संख्या है मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितनी है? 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में कितने फसली क्षेत्र हैं? देखिए, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में फसल क्षेत्र की, तो फसल क्षेत्र हमारे पास कितने हैं? 5 हैं। वहीं अगर हम जलवायु क्षेत्र की बात करें तो कितने हैं? जलवायु क्षेत्र 11 हैं। वहीं अगर जलवायु के प्रकार की बात करें, जलवायु प्रकार चाहे थारनेट के अनुसार या फिर श्रीमन नारायण के अनुसार, किसी के अनुसार भी जलवायु के प्रकार कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है मध्य प्रदेश की मूल रूप से। तो अगर फसली क्षेत्रों की बात करें तो कितने हो जाएंगे? 5 फसली क्षेत्र आते हैं मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको स्किप कर सकते हैं। पद्मश्री प्रफुल्ल कर, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, हाल ही में मतलब 2019-20 के लगभग की बात है ये, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो पद्मश्री प्रफुल्ल कर जो है, इनका संबंध किससे है? ये हमारे पास संगीत में इनको पद्मश्री मिला था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 2025-26 में कितने लोगों को पद्मश्री मिला है। तो पहला हमारे पास आ जाता है मोहन नागर। इनको किस क्षेत्र में मिला है? इनको मिला है सामाजिक कार्य क्षेत्र में। जैसे जल शक्ति विभाग जो है, इनके द्वारा भी इनको कुछ पुरस्कार प्राप्त हुए हैं 2019-20 के लगभग। तो ये हमारे पास सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनको मिला है मोहन नागर को। फिर बात करते हैं कैलाश चंद्र पंत, इनको मिला है साहित्य के क्षेत्र में। और इनसे रिलेटेड हमारे पास पत्रिका है जनपथ, जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका में आती है। तो कैलाश चंद्र पंत द्वारा ही ये की जाती है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? कैलाश चंद्र पंत जी। थर्ड हमारे पास आ जाता है भगवान दास। ये हमारे पास खेल क्षेत्र में है, विशेष रूप से मार्शल आर्ट क्षेत्र में इनको प्राप्त हुआ है पद्मश्री 2026। और चौथे हमारे पास आ जाते हैं नारायण व्यास। ये कहाँ से? उज्जैन से है, इनको मिला है पुरातत्व विभाग। अनेक जो हमारे पास विश्व धरोहर क्षेत्र है साहित्य पुरातत्व विभाग से संबंधित, उनकी खोज में इनका, संरक्षण में इनका योगदान रहा है, उस क्षेत्र के कारण इनको पद्मश्री मिला है। तो 2026 की बात करें तो 2026 में इन 4 व्यक्तित्वों को मध्य प्रदेश से पद्मश्री प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही कौन थी? तो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला पर्वतारोही जो है वो थी हमारे पास मेघा परमार। इसका ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्टी 44 क्वेश्चन, भोपाल में लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन कब किया गया था? देखिए, लाडली लक्ष्मी योजना की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास शुरू हुई थी 2 मई 2007। 2 मई 2007 को किस विभाग द्वारा? महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लाडली लक्ष्मी
योजना जो है 2007 में शुरू की गई थी और इसी के तहत भोपाल में 2 मई 2022 को लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। किस ऐतिहासिक अभिलेख में सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख मिलता है? तो देखिए, दशपुर अभिलेख जो है, दशपुर अभिलेख जिसे हम नाम सभी जानते हैं रेशम बुनकर, रेशम बुनकर अभिलेख, इसके रचनाकार कौन है? वत्स भट्टी। तो रेशम बुनकर जो है ये कहाँ से मिला है? दसपुर से। दसपुर यानी कि वर्तमान का मंदसौर, तो इसको मंदसौर अभिलेख भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इसी में सूर्य मंदिर निर्माण जो है उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा मंदसौर से एक और अभिलेख प्राप्त था, कौन सा? सोंधनी अभिलेख। काफी बार पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यशोधर्मन ने हूण शासक मिहिर कुल को हराया था। मिहिर कुल को हराया था। इसका जो प्रमाण है वो कहाँ मिलता है? सोंधनी अभिलेख में मिलता है। और इसके जो रचनाकार है वो कौन है? वासुल कवि। तो मंदसौर से दो प्रमुख जो अभिलेख है वो देखने को मिलते हैं। पहला हमारे पास हो गया दशपुर अभिलेख या फिर मंदसौर अभिलेख, और दूसरा हमारे पास हो गया सोंधनी अभिलेख। ये किस वंश से संबंधित है? सोंधनी अभिलेख ये संबंधित है ओलिकर वंश से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, वहीं हम बात करें उदयगिरी अभिलेख, तो ये हमारे पास कहाँ पे है? विदिशा। वहीं बाघ अभिलेख या बाघ की गुफाओं की बात करें तो ये कहा जाता है धार जिले में। जिसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर कनिंगम। नहीं, इसकी खोज की थी डोंगरफील्ड ने। डोंगरफील्ड, अलेक्जेंडर कनिंगम ने तो बरहूत स्तूप की खोज की थी। डोंगरफील्ड द्वारा बाघ अभिलेख जो है या फिर बाघ की गुफाएं जो है उसकी खोज की गई थी। और यहाँ पे सबसे फेमस क्या है? मुगल फ्रेस्को पेंटिंग या फ्रेस्को मुगल पेंटिंग, ये यहाँ पे प्रसिद्ध है। बाकी सांची अभिलेख के बारे में तो सभी जानते हैं, किसके द्वारा बनाया गया था? ये अशोक के द्वारा, मौर्य वंश से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालवा का पठार किससे निर्मित है? हालांकि इस एग्जाम में ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, परंतु अगर हम बात करें मालवा के पठार की तो ये हमारे पास दक्कन ट्रेप चट्टाने और जो हमारे पास ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है जिससे निर्मित होती है बेसाल्ट चट्टाने, उनसे निर्मित है हमारे पास काली मिट्टी और उसी से निर्मित है हमारे पास मालवा का पठार। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हम मान सकते हैं, या फिर मान सकते हैं बेसाल्ट चट्टाने और ज्वालामुखी से जो लावा निकला है उससे हमारे पास मालवा के पठार का निर्माण हुआ है। मध्य प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का घोषित वन क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की बात करें ये क्षेत्र प्रतिशत में पूछा गया। तो 2020-21 की बात करें, 2020-21 में हमारे पास जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें जो वन क्षेत्र है वो हमारे पास था 30.32%। और जो मध्य प्रदेश का स्थान था वो कौन सा स्थान था? प्रथम स्थान था। वन क्षेत्र प्रतिशत में जो है उसके आधार पर भारत में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। और अगर हम वन आवरण की बात करें, वन आवरण वर्तमान 25-26 की, तो 25.14% जो है लगभग इतना भाग हमारे पास मध्य प्रदेश का वन आवरण के अंतर्गत आता है। और अगर हम सरकारी रूप से दर्जित डेटा की बात करें तो भौगोलिक क्षेत्र जो है 30.72% या 72% जो है ये हमारे पास क्या आता है? वन क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की समाप्ति, तो अगर बात करें मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून, देखिए मध्य प्रदेश जो है हमारे पास, इसमें हमारे पास अरब सागर शाखा और इधर से बात करें तो पश्चिम बंगाल, दक्षिण पश्चिम मानसून मतलब
बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं आती है तो उससे हमारे पास आता है दक्षिण पश्चिम मानसून। ये हमारे पास दक्षिण पूर्वी मानसून और ये हमारे पास हो गया दक्षिण पश्चिम मानसून। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है उससे हमारे पास मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है और मतलब सर्वाधिक क्षेत्र में वर्षा होती है। और अगर इसकी समाप्ति की बात करें तो 5 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच इसकी समाप्ति मानी जाती है। तो इसमें हमारे पास 10 अक्टूबर करेक्ट हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए बंगाल की खाड़ी जो है हमारे पास, यहाँ विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की वजह से क्या होता है, ये जो हवाएं आती है ये हमारे पास इस तरह से मुड़ जाती है, ठीक है। इसी के कारण यहाँ पे जो हमारे पास बुंदेलखंड क्षेत्र पड़ता है वो अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र इसी के कारण है, क्योंकि यहाँ जो है ना तो इस अरब सागर मानसून से ज्यादा वर्षा हो पाती है, क्योंकि यहाँ सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, उसके बाद फिर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, तो यहाँ तक हमारे पास कम वर्षा पहुंचती है। और इधर से जो बंगाल की खाड़ी से हवाएं आती है, जो मानसून आता है वो भी हमारे पास इधर चला जाता है। तो इसी कारण जो हमारे पास बुंदेलखंड क्षेत्र है ये अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन सी समताप रेखा कर्क रेखा के समांतर है। देखिए इसमें 20 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा और 18 डिग्री जो है दोनों को ही करेक्ट आंसर माना गया है इस एग्जाम में। अगर हम बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा जो है वो हमारे पास मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है और कितने जिलों से गुजरती है, ये टोटल 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। और जो हमारे पास कर्क रेखा के समांतर जो हमारे पास समताप रेखाएं हैं वो है 20 डिग्री सेल्सियस या 18 डिग्री सेल्सियस भी सही माना गया है। क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। देखिए अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास वन्यजीव अभ्यारण्य गिवन है और इधर हमारे पास जिला गिवन है। तो नोरादेही की बात करें तो ये हमारे पास सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश का, और ये किस जिले में आता है, ये आता है हमारे पास सागर जिले में। तो इसका हमारे पास ए का क्या आएगा, फोर्थ, ए का आएगा फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास हो जाएगा फोर्थ। वहीं बात करें रातापानी की, तो रातापानी कहाँ पे, रायसेन में। और रातापानी का जो नाम है वो विष्णु श्रीधर वाकणकर, इनको सभी जानते हैं। इन्होंने 1957-58 में भीमबेटका की खोज की। उसके बाद 1982 के लगभग इन्होंने कायथा की खोज की। ये सन सही नहीं शायद, 1 मिनट। कायथा की खोज की इन्होंने, जो कि पहली ताम्रपाषाण कालीन नगरी है। उसके बाद इन्होंने चंबल घाटी के सर्वेक्षण करता भी है विष्णु श्रीधर वाकणकर। तो ये जो हमारे पास है रातापानी अभ्यारण्य, ये रायसेन जिले में आता है, सीहोर और रायसेन की बॉर्डर पे। ये हमारे पास कहाँ जाएगा, रायसेन में जाएगा। करेरा जो है वर्तमान में इसको अभ्यारण्य की कैटेगरी से हटा दिया गया है, पर फिर भी करेरा जो है ये कहाँ पे स्थित था, शिवपुरी में। और बगदरा अभ्यारण्य की बात करें तो ये हमारे पास कहाँ है, सीधी जिले में। तो हमारे पास ए का 4th हो जाएगा, बी का हमारे पास हो जाएगा 3rd, और सी का हमारे पास हो जाएगा 2nd, और डी का हमारे पास हो जाएगा 1st। तो इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास सही हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन पार्ट ए के तो हमारे पास खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये जो पेपर है ये वानिकी एवं सामाजिक विज्ञान से संबंधित था। तो इसमें कुछ क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं, तो वो भी हम देख ही लेते हैं। जैसे 51 वाला क्वेश्चन है। 51 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितने अध्याय और धाराएं संबंधित है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 का, उसमें हमारे पास 7 अध्याय और 66 धाराएं जो है सम्मिलित है। तो इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, जो कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही मैं डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम को कंपनी निगमित किया गया था? देखिए, ऊर्जा विकास निगम तो हम सभी को पता है कि ये कौन से सन में स्थापित हुआ था ऊर्जा विकास निगम? ये हमारे पास स्थित है भोपाल में ऊर्जा विकास निगम, और 1982 में ये हमारे पास स्थापित हुआ था। तो इसकी बात करें तो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 25 अगस्त 1982 को इसको निगमित किया गया था। तो इसका मोस्ट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये तो हम सभी याद कर लेते हैं कि 1982 में हमारे पास ऊर्जा विकास निगम स्थापित हुआ था भोपाल में, लेकिन कंपनी निगमित कब किया गया था इसको? अधिनियम 1956 के तहत इसको 25 अगस्त को निगमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत द्वारा किस वर्ष में जैव विविधता अधिनियम पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो 2002 जो है इसमें हमारे पास भारत द्वारा जैव विविधता अधिनियम पर हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि इंडिया लेवल का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे इसमें जनजाति से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन गिवन है। 2011 की जनगणना अनुसार मध्य प्रदेश के जनजाति की साक्षरता दर कितनी है? तो मध्य प्रदेश की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनजाति की साक्षरता कितनी है? 50.6। अगर हम मध्य प्रदेश की साक्षरता दर की बात करें तो मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 69.3%। ये हमारे पास मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है। वहीं हम जनजाति की बात करें, एसटी पॉपुलेशन की, तो 50.6 जो है ये हमारे पास जनजाति की साक्षरता दर है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनजाति वनों के निश्चित पौधे एवं पशुओं की रक्षा करते हैं। क्यों करते हैं? तो इसलिए करते हैं क्योंकि ये कुछ निश्चित जो हमारे पास वृक्ष है उनमें इनके देवताओं का निवास या फिर कुछ भी इनके आराध्य से संबंधित है तो उनकी पूजा करते हैं। इस कारण जो है ये कुछ निश्चित पौधों एवं पशुओं की रक्षा करते हैं। तो इनका ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि हम बात करें बेगा जनजाति की। बेगा जनजाति जो है ये अपने जो आराध्य देव है बूढ़ा देव, उनका निवास कहाँ मानती है? साल के वृक्ष में मानती है। तो जो हमारे पास जनजातियां हैं वो कुछ निश्चित पौधों एवं पशुओं की रक्षा इसलिए करती है क्योंकि वो उनकी पूजा करती है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। जैसे एक हमारे पास कदम का वृक्ष है, कदम वृक्ष। कदम वृक्ष के नाम पर कर्मा नृत्य रखा गया है जो कि हमारे पास लोक नृत्यों का राजा है, गोंडों का प्रमुख नृत्य है। तो इस कारण ये हमारे पास कुछ विशेष पौधों की रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पांडव, भूमिया और भुइयार किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो देखो, गोंडों की सबसे फेमस है अगरिया। अगरिया जो कि अपने देवता मानती है लोहासुर, और ये क्या करती है? लौह शिल्प का कार्य करती है। तो गोंडों की तो हो गया अगरिया। अब ये मारिया नहीं है, ये भारिया है। ठीक है, करेक्ट कर लेना इसको। उसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पांडु, भूमिया, भुइयार जो है ये किसकी उपजातियां हैं? ये भारिया की उपजातियां हैं। वहीं बेगा की बात करें तो बेगा में सबसे पढ़ा लिखा बेगा जो हमारे पास समृद्ध माने जाते हैं बिंजवार, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? विंध्याचल में जो पढ़ा लिखा बेगा निवास करता है ये हमारे पास बिंजवार उपजाति में आ जाता है। इसके बाद बात करें तो नरोतिया, भरोतिया, रायमेना, कठमेना, ये किसकी? बेगा जनजाति की उपजातियों में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैंने लिया है। ठीक है, 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 की अगर बात करें तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का है 236 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व। और अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो कहाँ पे? भोपाल में मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी है। और अगर सबसे कम की बात करें तो मिनिमम कहाँ पे है? डिंडोरी में। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह है और सभी जिलों में निवास करती है। देखिए, हालांकि ये जो हमारे पास ऑप्शन गिवन है ना 1 2 3 4, भील जनजाति जो है मध्य प्रदेश की प्रथम नंबर की जनजाति है। उसके बाद बात करें, गोंड जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश की दूसरे नंबर की बड़ी जनजाति है। लेकिन समूह के आधार पर अगर देखें, समूह के आधार पर ये हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रथम आ जाएगी। कोल जनजाति जो है मध्य प्रदेश की तीसरी है, कोरकू जो है वो चौथी है, और अगर पांचवी की बात करें तो कौन सी आ जाएगी, सहरिया जनजाति। तो ये 5 प्रमुख जनजातियां हैं मध्य प्रदेश की, भील, गोंड, कोल, कोरकू और सहरिया। तो देखो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह है, तो जनजाति समूह पूछा गया है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, गोंड जो है वो सही हो जाएगा। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश में भील जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है, लगभग 37% जो है जनजाति प्रतिशत का वो हमारे पास भील जनजाति में आता है, और दूसरे नंबर पे है लगभग 33% जो है गोंड जनजाति में आता है। लेकिन समूह के आधार पर कौन सी आ जाएगी, समूह के आधार पर प्रथम आ जाएगी गोंड जनजाति। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ICMR द्वारा स्थापित राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। तो देखिए, राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान जो है, जिसको निर्थ भी बोला जाता है, राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान, तो ये हमारे पास कहाँ पे स्थित है, जबलपुर में स्थित है। वहीं अगर हम बात करें जनजातीय स्वास्थ्य एवं विकास अनुसंधान केंद्र, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जनजातीय विकास अनुसंधान केंद्र कहाँ आ जाएगा, भोपाल में। लेकिन अगर हम बात करें राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, जबलपुर में, जो कि ICMR के अंतर्गत स्थापित किया गया है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, NIRTH। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय कहाँ पे है। तो अगर बात करें मध्य प्रदेश के पहले संग्रहालय की, तो 1954 का सबसे प्राचीन संग्रहालय इसको माना जा सकता है। तो ये हमारे पास 1954 में स्थापित हुआ था, स्थापना वर्ष है इसका, और ये कहाँ पे है, छिंदवाड़ा में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अभी का जो हाल ही में एग्जाम हुआ है 2 अगस्त को, उसमें पूछा गया है शंकर श्याम रघुनाथ शाह संग्रहालय जो है वो कहाँ पे है, तो ये हमारे पास जबलपुर में स्थित है। वहीं बात करें बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय की, तो ये कहाँ पे, छिंदवाड़ा में। और इसके अलावा सहरिया जो विशेष पिछड़ी जनजातियों में आती है, तो सहरिया जनजाति जो है उससे संबंधित जो संग्रहालय है वो कहाँ पे, श्योपुर में है, सहरिया जनजाति संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंडला जिले में जनजाति खंड, जिले में जनजाति खंड कितने हैं, 9 है। देखिए, अगर हम विकास खंड की बात करें, विकास खंड की, तो ये हमारे पास मध्य प्रदेश में कितने हैं, टोटल 89 विकास खंड है। और मंडला जिले में कितने आ जाते हैं, 9 हमारे पास मंडला जिले में जनजाति खंड आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाए। ठीक है, तो इस वाले पेपर में इतने ही क्वेश्चन थे। इसके अलावा पिछले वीडियो के 5 क्वेश्चन छूट गए, हम वो भी देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास, धसान एवं बीना निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं। तो अगर हम बात करें धसान की, तो ये नदी हमारे पास निकलती है रायसेन जिले से, रायसेन जिले से निकलती है, और इसकी कुल लंबाई है 365 किलोमीटर। और ये हमारे पास बेतवा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। वहीं बात करें बीना नदी की, तो ये हमारे पास सागर जिले में है, और इसी के किनारे एकमात्र तेल रिफाइनरी स्थित है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में कितनी तेल रिफाइनरी है, केवल एक ही है, जो कि कहाँ पे, बीना में है। तो धसान और बीना जो है ये बेतवा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो वहीं बात करें अगर बेतवा नदी के उद्गम स्थल की, तो ये कहाँ से निकलती है, रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज तहसील से। गांव कौन सा हो जाएगा, कुबरा गांव।
उसकी प्रमुख सहायक नदियां हो जाएंगी दसान एवं बीना। और बेतवा नदी जो है इसके किनारे कौन बसा है, विदिशा बसा हुआ है। उसके बाद बात करें तो ओरछा शहर जो है बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये जो बेतवा नदी है ये कहाँ चली जाती है, इसकी समाप्ति होती है यमुना नदी में मिल जाती है, ये हमीरपुर में। वहीं बात करें सोन नदी की, तो सोन नदी जो है ये हमारे पास उद्गम होता है इसका अमरकंटक श्रृंखला, वहीं से जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है मेकल पर्वत से, अनूपपुर जिले से। और ये हमारे पास कहाँ चली जाती है, गंगा नदी में चली जाती है। कहाँ पे, पटना बिहार में। तो सोन जो है वो गंगा की सहायक नदियां हैं। ताप्ती नदी की बात करें तो ताप्ती नदी हमारे पास बैतूल से निकलती है, मुल्ताई तहसील, जिसका कि अब नाम मुल्तापी रख दिया गया है, कालीभीत पहाड़ी से। और नर्मदा नदी का अनुगमन करते हुए ये नर्मदा नदी के समांतर बहती हुई कहाँ चली जाती है, अरब सागर खंबात की खाड़ी में चली जाती है। वहीं बात करें माही नदी की, तो माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है, धार जिला। और इसी पे हमारे पास माही नदी परियोजना है। अभी जो एपी का 2 अगस्त को पेपर हुआ है उसमें पूछा गया है कि इस पे जो परियोजना है माही नदी परियोजना, वो हमारे पास किन किन जिलों को लाभान्वित करती है। तो धार और झाबुआ जो है वो माही नदी परियोजना से लाभान्वित होते हैं, तो ये हमारे पास ध्यान रखिएगा। वहीं बात करें माही नदी जो है 2 बार कर्क रेखा को काटती हुई कहाँ प्रवेश करती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश से चली गई राजस्थान में। और राजस्थान में इसका संगम होता है जाखम सोम और माही नदी का संगम। और इन तीनों नदियों का संगम क्या कहलाता है, बाणेश्वर धाम, जो कि कहाँ पे आता है, राजस्थान में आता है। और इसी को क्या बोलते हैं, आदिवासी का कुंभ। और इसी के कारण माही नदी को क्या बोलते हैं, आदिवासियों की गंगा। ठीक है, तो होप नदियों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन धसान और बीना, तो कौन सी नदी पे है, बेतवा नदी की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा हमने बाकी नदियां भी डिस्कस कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे कम औसत वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे कम औसत वर्षा वाला जिला कौन सा है, भिंड। यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। गोहद नाम की जगह है भिंड, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें सर्वाधिक वर्षा, तो सर्वाधिक वर्षा अगर हम जिले की बात करें तो जिला हमारे पास आ जाएगा बालाघाट। लेकिन जिस तरह हमारे पास कम वर्षा वाला क्षेत्र और जिला सेम जगह आता है, उसी तरह सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अलग हो जाता है। सर्वाधिक वर्षा स्थान जो है वो कौन सा हो जाएगा, पंचमढ़ी, सतपुड़ा की रानी। जिला कौन सा हो जाएगा, नर्मदापुरम। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बालाघाट जरूर है, लेकिन स्थान जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, पंचमढ़ी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में, नर्मदापुरम जिले में। जलवायु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधि द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहलाती है। तो ग्रीष्म ऋतु जो है वो कौन सी आ जाएगी, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु आती है मई, जिले में सर्वाधिक तापमान होता है। लेकिन उसी के साथ वर्षा के बाद सितंबर अक्टूबर में जो है उमस वाली गर्मी देखने को मिलती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, द्वितीय ग्रीष्म ऋतु। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश काली मिट्टी के लिए जाना जाता है। देखिए, बघेलखंड की बात करें तो ये हमारे पास हो जाता है सूखा प्रभावित क्षेत्र। इसी वीडियो में मैंने पहले बताया है कि बुंदेलखंड जो है वो है सूखा प्रभावित क्षेत्र, बघेलखंड नहीं, सॉरी, बुंदेलखंड जो है वो सूखा प्रभावित क्षेत्र है। अगर बघेलखंड की बात करें तो बघेलखंड जो है इसमें हमारे पास पाई जाती है लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। बुंदेलखंड की बात करें तो यहाँ पाई जाती है मिश्रित मिट्टी। रीवा पन्ना के पठार की बात करें तो यहाँ मिश्रित लाल पीली मिट्टी। और विंध्यन कंगाली क्षेत्र भी ये हमारे पास आ जाएगा। मालवा का पठार है, वहां पे पाई जाती है काली मिट्टी।
और मध्य प्रदेश के लगभग 47% भाग में पाई जाती है काली मिट्टी, जिसको कपासी मिट्टी या स्वयं जोत वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास काली मिट्टी कहाँ आ जाएगी, मालवा के पठार में। वो काली मिट्टी किससे निर्माण हुआ है, ज्वालामुखी फटने के कारण जो लावा निकलता है उसके ठंडा होने पर जिस मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टानों से, उससे हमारे पास काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो मालवा के पठार में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, काली मिट्टी। सतपुड़ा श्रेणी की पूर्वी सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी अवस्थित है। तो अगर ये हमारे पास मध्य प्रदेश है तो ये हमारे पास इस तरह से सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, जिसमें कि हमारे पास जो बीच वाला भाग है वो सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है हमारे पास धूपगढ़ मध्य प्रदेश में 1350 मीटर इस भाग में स्थित है। तो मध्य वाला भाग आ जाता है महादेव। पश्चिमी भाग जो है इसका सबसे संकरा है, संकरा भाग है। पश्चिमी भाग आ जाता है राजपीपला, जिसमें क्या आ जाती है बीजागढ़ की पहाड़ियां, असीरगढ़ की पहाड़ियां, चूलगिरी की पहाड़ियां। और जो हमारे पास पूर्वी भाग है वो सबसे हमारे पास चौड़ा भाग है, और पूर्वी भाग में आ जाती है मेकल श्रृंखला, जिसकी चोटी हमारे पास कौन सी है, अमरकंटक। अमरकंटक की लंबाई है 1070 मीटर लगभग। और महादेव की सबसे ऊंची कौन सी हो गई, 1350 मीटर। धूपगढ़ की चोटी जो कि कहाँ पे आती है, पंचमढ़ी नर्मदापुरम। वही बात करें राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी, तो ये हमारे पास आती है चूलगिरी, ये आती है बड़वानी जिले में। और इसी पे स्थित है 52 गजा मंदिर। 52 गजा मंदिर बोल सकते हैं, 52 गजा जैन तीर्थ स्थल। इसकी लंबाई है 1219 मीटर। तो हमसे पूछा क्या गया है, पूर्वी सीमा जो है कौन सी है, तो पूर्वी सीमा हमारे पास हो जाएगी मेकल श्रेणी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट लग रहा है कि वीडियो में कुछ इम्प्रूव करने की जरूरत है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।